चलिए जी। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। चलिए आप सभी लोग अपने इस प्यारे अपने इस पसंदीदा सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बौछार होने वाली है लगातार। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। और आज के सेशन में आपका जो दो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज कवर होने वाला है, संगम युग और राजपूत काल। तो संगम युग और राजपूत काल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो आए हुए प्रश्न हैं, इतिहास के सबसे टफेस्ट चैप्टर में माना जाता है इसको। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। शुभी, राकेश, चिराग, अनुराग, निर्मल, चंदन, खुशी, देवेंद्र, शिल्पा, अंकिता, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। चलिए तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं और जो पूछे गए हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए बताइएगा सबसे पहले इसका आंसर कि संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी। पहली बात तो यहां शास्त्रीय भाषा की बात हो रही है। किसकी भाई? शास्त्रीय भाषा की बात हो रही है। तो तमिल भाई यहां जितने दे रखे हैं सब शास्त्रीय भाषा है। और अगर हम शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो याद करिए कि अभी तक हम शास्त्रीय भाषाओं की जब बात करते थे, थोड़ा करंट अफेयर से भी आपको अपडेट कर देते हैं। अगर हम शास्त्रीय भाषाओं की बात करें साथियों, क्लासिकल लैंग्वेजेस, ठीक है ना, क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करें, ठीक है, तो आप यहां पर पाएंगे कि बड़ी जबरदस्त और महत्वपूर्ण चीजें हैं। और वो ये है कि भैया शास्त्रीय भाषा में आपको ये सीधा सीधा याद करना पड़ेगा कि भाई सिंपल सी ट्रिक आपको बताते हैं कि 30 तो कमाओ शास्त्री जी, 30 तो कमाओ शास्त्री जी। तो ये सिंपल सी ट्रिक है जो आपको यहां पर याद रखनी है, 30 तो कमाओ शास्त्री जी, ठीक है ना। इस ट्रिक से आपको आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। यहां पर देखिएगा कि भाई शास्त्रीय शब्द आ रहा है, तो इस शास्त्रीय शब्द को आप रिलेट करेंगे किससे भैया? शास्त्रीय भाषाओं से। और देखिएगा यहां पर पहली कौन सी था साथियों? तो त से तमिल हो गया, स से दूसरी कौन सी थी साथियों? संस्कृत हो गया, तो से कौन सी थी भैया? तो तेलुगु हो गया। इसी प्रकार से क से कौन सी थी? कन्नड़ हो गई, ठीक है। म से कौन हो जाएगी साथियों? मलयालम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मलयालम हो जाएगी। और लास्ट में ओ से क्या हो जाएगा? ओडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिया हो जाएगा। तो ये आप सिंपल सी ट्रिक याद रखेंगे तो इससे आपको शुरुआत की शास्त्रीय भाषाएं याद रहेंगी। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि हाल ही में कितनी नई? तो हाल ही में साथियों 5 नई शास्त्रीय भाषाएं आ गई हैं। कितनी भैया? 5 नई शास्त्रीय भाषाएं आ गई हैं। और वो आप यहां पर देख सकते हैं कि मराठी, असमिया, बंगाली, ठीक है, पाली और प्राकृत। तो 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। तो इस प्रकार से अब शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 11 शास्त्रीय भाषाएं हो जाती हैं, ठीक है ना। कितनी साथियों? 11 शास्त्रीय भाषाएं हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए इनको याद कर लीजिएगा। फिलहाल शुरुआत की सीक्वेंस को याद करने के लिए ये ट्रिक परफेक्ट है, ठीक है। आइए जरा ये बताइए, चोल शिलालेख में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊं, एक एक करके नोट भी करिएगा। जरा नोट करिएगा कि वेल्ला नगोई किसे कहा गया है? वेल्ला नगोई किसे कहा गया है, ठीक है ना। तो एक तो यह शब्द काफी पूछा जाता है, वेल्ला नगोई, ठीक है ना। एक ये किसे कहा गया है? और इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि भाई ब्रह्मदेव किसे कहा गया है, ठीक है, ब्रह्मदेव किसे कहा गया है। इसी प्रकार से साथियों शाला भोगा किसे कहा गया है? क्या भैया? शाला भोगा किसे कहा गया है साथियों। और इसी प्रकार से ध्यान दीजिए कि भाई पल्लित छांदम किसे कहा गया है? पल्लित छांदम किसे कहा गया है। और इसी प्रकार से एक और होता है, क्या भैया? तो तिरुनामटुकनी। क्या भैया? तिरुनामटुकनी, ठीक है। तो ये 5 साथियों, ये 5 बातें आपको ध्यान देनी है। और क्या ध्यान देना है इसमें? देखिएगा, वेल्ला नगोई किसे कहा जाता था? गैर ब्राह्मण स्वामी की जो भूमि होती थी, गैर ब्राह्मण स्वामी की भूमि, ठीक है, मतलब ऐसी भूमि जो किसी ब्राह्मण की न होकर किसी और की होती थी। तो गैर ब्राह्मण स्वामी की जो भूमि थी उसको साथियों वेल्ला नगोई कहा गया है। ब्रह्मदेव क्या था? मंदिरों के रखरखाव हेतु प्रदत्त भूमि। मंदिरों के रख रखाव मतलब मंदिरों के रख रखाव पर पैसा खर्च होगा ना, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो भैया ऐसी भूमि दे दी जाती थी और उससे जो पैसा आता था वो मंदिरों के रखरखाव पर खर्च होता था, ठीक है ना। तो मंदिरों के रखरखाव हेतु प्रदान की गई जो भूमि थी। शाला भोगा क्या था साथियों? तो यह आप कह सकते हैं कि भैया विद्यालयों या गुरुकुलों, ठीक है ना, विद्यालयों या गुरुकुलों
के विद्यालयों हेतु प्रदान की गई जो भूमि थी। ठीक है, पल्ली छांदम क्या था साथियों? जैन सभाओं को दान में दी गई भूमि। जैन सभाओं को दान की गई भूमि जो थी, है ना, दान की गई जो भूमि होती थी उसको पल्ली छांदम कहा गया है। तिरुनामट्टुकनी क्या था साथियों? तो तिरुनामट्टुकनी किसे कहा गया है ना? तिरुनामट्टुकनी। अच्छा, एक चीज है, जरा करेक्शन करिएगा कि ये मंदिरों के लिए जो थी वो तिरुनामट्टुकनी थी। ये किसके लिए थी? ये ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि थी, है ना। ये क्या थी? ये ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि थी। ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि थी, ठीक है ना। हाँ जी, ब्राह्मणों को दान दी गई। और तिरुनामट्टुकनी क्या था साथियों? ये मंदिरों के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। मंदिरों के रखरखाव हेतु जो भूमि दी जाती थी उसको कहा जाता था। तो अब एक जगह पर, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसको जरा एक जगह पर आप जरूर नोट्स बना लेंगे, एक बढ़िया शॉर्ट नोट्स आपका तैयार हो जाएगा अगर आप नियमित रूप से चीजों को नोट करते चल रहे हैं तो, ठीक है। और यहां क्या बात हो रही है? यहां गुरुकुल की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा? शालाभ होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। और यह भी ध्यान दीजिए कि जैसे यहां पर ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि ब्रह्मदेय है, ऐसे ही साथियों उत्तर भारत में इसे क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। कहां पर? नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में ब्राह्मणों को दान दी गई करमुक्त भूमि को क्या कहते थे? ब्राह्मणों को दान दी गई करमुक्त भूमि, ब्राह्मणों को दान दी गई करमुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? तो भैया, है ना, करमुक्त भूमि को अग्रहार कहा जाता था, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हाँ, ब्राह्मणों को दान दी गई करमुक्त भूमि, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। वैसे भूदान की बात करें, भूमि दान में देने की प्रथा सातवाहनों ने शुरू की थी, जिसका विस्तार गुप्त शासकों ने किया था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया, ठीक है। आइए, अब इसकी स्क्रीनशॉट आप चाहें तो एज इट इज ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो गया हूं, ठीक है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ये बताइए, कह रहा भाई होयसल साम्राज्य की राजधानी बताइए। देखिए साथियों, कल्याणी जो है, जैसे ये कल्याणी है, तो कल्याणी किसकी राजधानी थी? ये साथियों चालुक्यों की राजधानी थी। किसकी भैया? चालुक्यों की राजधानी थी। मैसूर की बात करें तो मैसूर के प्रसिद्ध शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में आप जानते हैं। द्वार समुद्र साथियों इस प्रश्न का आंसर है। देवगिरी किसकी राजधानी थी? यादवों की राजधानी थी, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यादवों की राजधानी कहां स्थित थी, तो याद रहे कि भैया देवगिरी यादवों की राजधानी थी। यह वही देवगिरी है जहां कभी हमला किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। बिल्कुल, और द्वार समुद्र आज के हिसाब से कहां पड़ता है? आज के हिसाब से साथियों ये कर्नाटका में पड़ता है। आज के हिसाब से कहां पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। इसका आंसर दीजिएगा। एप्लीकेशन पर इसलिए पीडीएफ दी जा रही है ताकि सीक्वेंस से आपको सारी पीडीएफ प्राप्त हो सके, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। हाँ, और एप्लीकेशन पर पुरानी नई सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ये बताइए, राजा सिंह विष्णु किस वंश के संस्थापक थे भैया? ठीक है, किस वंश के शासक थे? तो फिलहाल किस वंश के शासक थे साथियों? तो पल्लव वंश के शासक थे। सिंह विष्णु किस वंश के थे? हाँ, पल्लव वंश के। अब जरा यह भी ध्यान दीजिएगा कि भैया जो जैसे चोल है, पाल है, चालुक्य है, इस वंश के प्रतापी शासकों में जैसे चोल वंश में सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं कौन? राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं, ठीक है भाई। और इसी प्रकार से पल्लव पाल की बात करें तो धर्मपाल सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। कौन भैया? धर्मपाल। और चालुक्यों में आप देखेंगे कई सारे शासक हैं, जिसमें एक पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, उसका नाम काफी लिया जाता है, ठीक है भैया। चलिए ये देखिए जरा, तो बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है भैया? कह रहा है साथियों कि पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय। तो अभी अभी आपको बताया है पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय। तो इस तरह के नाम किसमें मिल जाते हैं भैया? चालुक्य वंश में मिल जाते हैं। किसमें मिल जाते हैं? चालुक्य वंश में मिल जाते हैं साथियों। और पुलकेशिन द्वितीय वही तो है हर्ष को हराने वाला एकमात्र शासक, हर्ष को हराने वाला एकमात्र शासक। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है। और इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बताया था कि भैया इसको हराकर, ठीक है, इसको हराकर हर्षवर्धन के दक्षिण विजय अभियान को इसने रोक दिया था। और यह भी है कि भैया इसकी जानकारी एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है, जो कि कहां पर स्थित है? कहां पर भाई? कर्नाटक में आपको एहोल अभिलेख मिल जाएगा,
चलिए ये बताइएगा जरा, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था साथियों? तो चालुक्य वंश का प्रख्यात शासक था। और इसकी भाई राजधानी क्या हुआ करती थी, जरा ध्यान दीजिए। तो इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो इसकी राजधानी साथियों आप कह सकते हैं एहोल हुआ करती थी। और यही एहोल से, ठीक है, अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। और इसके राजकवि का, इसके भाई रॉयल म्यूजिशियन का नाम जरा याद करिए। तो इसके राजकवि का नाम क्या था भैया? इसके राजकवि का नाम था रवि कीर्ति। क्या साथियों? रवि कीर्ति। ठीक है, अब देखिए इस सीरीज का एक बड़ा फायदा यह है कि आपको यह अंदाजा होता चल रहा है कि एनटीपीसी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो एनटीपीसी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए इसका पूरा अंदाजा आपको यहां से होता चल रहा है। तो वो आपको जरूर याद करना पड़ेगा। अंदाजा आपका लगता जा रहा है, आपको एक्सपीरियंस होता जा रहा है कि कौन कौन से चैप्टर एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल भाई राजेश। चलिए फटाफट बताइएगा और सेशन को लाइक करते चलिएगा। हाँ जी, भाई कह रहा है कि कांची किसकी राजधानी थी? तो कांची किसकी कैपिटल थी साथियों? तो देखिएगा, अगर हम राष्ट्रकूट की बात करें, जैसे एक एक करके अगर हम सबकी बात करें यहां पर, तो एक एक करके देखिएगा। जैसे राष्ट्रकूट है साथियों, राष्ट्रकूटों की कैपिटल क्या हुआ करती थी? राष्ट्रकूटों की कैपिटल साथियों मान्यखेत थी। ठीक है ना, क्या थी भैया? मान्यखेत। अगर साथियों हम चोलों की बात करते हैं तो भैया इनकी राजधानी क्या थी? भाई शुरू में उरैयूर, और आगे चलकर इनकी एक राजधानी हुई तंजावुर। ठीक है ना, तंजावुर साथियों। तो उरैयूर एंड तंजावुर बोथ आर द कैपिटल ऑफ, है ना, चोलाज। ठीक है, इसकी राइट आंसर क्या है वैसे? तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लवाज। ठीक है ना। अब चालुक्यों की राजधानी की बात करते हैं भैया। तो चालुक्यों की राजधानी जो है अलग अलग थी, लेकिन आप देखेंगे जैसे बादामी के चालुक्य थे। ठीक है, बादामी के चालुक्य थे, वेंगी के चालुक्य थे। ठीक है, इसको आप यहां मैप पर भी देख सकते हैं। इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब चीजें क्लियर होंगी। तो जैसे चालुक्य जो थे, आप देख सकते हैं कि भैया वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। मतलब चालुक्यों की दरअसल में 3 शाखाएं थी, चालुक्यों की 3 ब्रांचेस थी। देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ चालुक्याज, कल्याणी, वातापी एंड वेंगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में यहां पर देखिए राष्ट्रकूट थे, यहां पर पल्लव थे, इसके नीचे चोल थे। ठीक है ना, तो यह आपको पढ़ने को जरूरी होता है। और फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है भैया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पल्लवास। ठीक है ना, चलिए ये बताइए जरा। तो हाँ जी, क्या कह रहा है भैया? बिल्कुल जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। चलिए भाई लड्डू बताओ भैया, शुभम बताएंगे। हाँ स्वागतम स्वागतम। बताइए पांड्य वंश की राजधानी साथियों, पांड्य शासकों की राजधानी बतानी है तो आराम से बता लेंगे, कहीं से कहीं तक ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद करिए कि भैया कांची जो है किसकी राजधानी थी? पल्लवों की। ठीक है ना, थोड़ी देर पहले ही बताई थी शायद, है ना। हाँ जी, कांचीपुरम। ठीक है, देखिए कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। ठीक है, अच्छा मदुरई साथियों किसकी राजधानी थी? पांड्यों की राजधानी थी। पांड्यों की राजधानी साथियों मदुरई जो है ये किस नदी के किनारे थी? ये साथियों वैगई नदी के तट पर, है ना, वैगई रिवर के, है ना, हाँ, ऑन द बैंक ऑफ वैगई रिवर। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ वैगई रिवर देयर इज अ फेमस सिटी मदुरई। ठीक है ना, इन तमिलनाडु, विच वाज द कैपिटल ऑफ पांड्यास। ठीक है ना, तो पांड्यों की कैपिटल थी। और द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? तो जो होयसलाज थे इनकी साथियों, किसकी भैया? होयसलों की। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है ना, हाँ जी, इसकी भी बात करनी जरूरी है। ठीक है, अच्छा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदुरई हो जाएगा। एंड देयर इज अ फेमस कैपिटल लोकेटेड हियर। ठीक है, एक बहुत फेमस भाई मंदिर यहां पर है ना, फेमस टेंपल है यहां पर, जिसका नाम क्या है भैया? जिसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। क्या भैया? मीनाक्षी मंदिर। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है, क्या, कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर। पक्का याद रहेगा ना, बोलेंगे तो नहीं। और इसको साथियों किसने बनवाया था? तो पांड्यों ने ही बनवाया था। बाकी गया साथियों, तो बोध गया, जहां पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट हुआ था, कहां पर? बिहार में स्थित है। ठीक है, ये बताइए जरा। बहुत अच्छे, शानदार, जिंदाबाद। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो वैसे तो साथियों चोलों में सबसे महान कौन थे भाई? चोल राजाओं में सबसे महान मतलब मैजेस्टिक रूलर। ठीक है ना, तो मैजेस्टिक रूलर ऑफ चोलास। ठीक है ना, तो मैजेस्टिक मतलब प्रतापी होता है। मैजेस्टिक का मतलब क्या होता है? प्रतापी होता है। तो सबसे प्रतापी जो चोल शासक थे वो कौन थे साथियों? राजेंद्र चोल थे या राजेंद्र फर्स्ट थे। ठीक है, राजेंद्र चोल थे या राजेंद्र फर्स्ट थे। लेकिन बात हो रही है पूर्व चोल राजाओं में। ठीक है, हाँ, तो भैया कौन थे भैया? कारिकल। कौन थे साथियों? कारिकल थे। ठीक बात है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया। और कारिकल के बारे में एक बात यह है कि बंदरगाह नगर पुहार, ठीक है, बंदरगाह नगर पुहार की स्थापना इन्होंने की थी। बंदरगाह मतलब होता है सी पोर्ट, बंदरगाह नगर। ठीक है ना, हाँ, बंदरगाह नगर। ठीक है, पुहार की स्थापना
पुहार की, है ना, पुहार की स्थापना इन्होंने करी थी, ठीक है ना, हाँ पुहार की स्थापना, ठीक है। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है कि देयर वाज अ फेमस पोर्ट सिटी नेम्ड फुहार, ठीक है, वाज एस्टैब्लिश्ड बाय या फाउंडेड बाय कारिकल, ठीक है ना। तो कारिकल जो है ये पुहार सिटी के फाउंडर थे, और पुहार किसके लिए प्रसिद्ध था? सी पोर्ट के लिए प्रसिद्ध था, ये बताएंगे। चलिए, कह रहा पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? पल्लव डायनेस्टी के कौन से ऐसे राजा थे साथियों जो कि संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो चलिए बताने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको एक फेमस बात बताता हूं कि आपने शायद सुना भी हो, मत्त विलास प्रहसन। क्या भैया? मत्त विलास प्रहसन। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। मत्त विलास प्रहसन जब आप कहते हैं, ठीक है, तो ये फेमस जो बुक है, इट वॉज रिटन बाई महेंद्र वर्मन, ठीक है ना। तो महेंद्र वर्मन के द्वारा मत्त विलास प्रहसन की, ठीक है, रचना की गई थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए सेशन को लाइक करते चलिएगा और साथियों के साथ शेयर भी करते चलिएगा। लाइक वाला बटन दबाने में कंजूसी बिल्कुल नहीं। ये बताइए भैया, चलिए क्या कह रहा है? किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? किस चालुक्य राजा ने? तो बहुत आराम से आप बता लेंगे कि किस चालुक्य राजा ने हर्षवर्धन को हराया और इसके दक्षिण भारतीय अभियान को रोक दिया। यह क्वेश्चन 2-3 बार कल से हो चुका है। यह बताइए जरा, चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? चोल डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? ठीक है भैया। तो देखिए, संस्थापक की बात करें तो हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? तो विजयालय, ठीक है ना। विजयालय साथियों कौन था? ये फाउंडर था इस डायनेस्टी का, ठीक है ना। अच्छा, और सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? तो भैया आप सब जानते हैं कि हमने बताया था कि प्रतापी या मेजेस्टिक रूलर की बात करें तो ये भैया कौन? भाई ये थे राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल साथियों, ठीक है। और राजेंद्र प्रथम से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है क्या, कि कौन सी चोल, है ना, रूलर ने, कौन सी चोल रूलर ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था? तो संपूर्ण श्रीलंका को जीतने का काम किसने किया था? राजेंद्र चोल ने किया था साथियों। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? राजेंद्र चोल तृतीय, राजेंद्र चोल थर्ड, ठीक है ना। तो यह भी आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो आप यह भी समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि चोला डायनेस्टी किसके लिए फेमस थी? चोला डायनेस्टी वाज फेमस फॉर, चोला डायनेस्टी वाज फेमस फॉर किसके लिए प्रसिद्ध थी? कई बार क्वेश्चन आता है। तो भैया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्थात स्थानीय स्वशासन के लिए, है ना, अपनी बेहतरीन स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के लिए जाने जाते थे। और दूसरा किसके लिए जाने जाते थे भैया? तो भैया अपनी नेवी के लिए जाने जाते थे, ठीक है, अपनी नेवी के लिए, मतलब शक्तिशाली नौसेना के लिए, ठीक है। किसके लिए जाने गए? अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए, ठीक है ना। तो ये दो चीजें जो है वो चोलास को काफी फेमस बनाती हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड देयर पावरफुल नेवी, ठीक है ना। चलिए, तो कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी? दरियाई विजय प्राप्त की थी, क्या बात है भैया। 400वां लाइक पूरा, आभार, दमदार। चलिए, तो भैया कौन से चोल राजा ने, है ना, मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी? बताने का करेंगे प्रयास। तो चलिए, तो राइट आंसर क्या बन रहा है भैया? राइट आंसर साथियों इसका बन रहा है आपका क्या? ये बन रहा है साथियों राज, ठीक है ना। वैसे याद करिए, राज फर्स्ट राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, तमिलनाडु में राज ये भी चोल डायनेस्टी के थे, ठीक है ना। तो कारिकल जो है ये साथियों पूर्व चोलों में सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस शासक हुए, है ना। और ओवरऑल सबसे फेमस राजेंद्र चोल हुए, संस्थापक विजयालय हुए, राज ने मंदिर बनवाया राजराजेश्वर नाम से, और मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की, ठीक है। संपूर्ण मालदीव को एक तरह से जीत लिया। चलिए, क्या बात है, जमदार जिंदाबाद। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? देखिए, हम सब जानते हैं चोल, चेर, पांड्य, इन्हीं को तो संगम काल के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये देखिए चेर, ठीक है, ये देखिए चोल, और ये देखिए पांड्य। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप देख रहे हैं जो चेर है, ठीक है, जो चेर है ये क्या है भैया? तो जो चेर है, चेर लोगों की जो निशानी है, जो प्रतीक है, इनका सिंबल है वो क्या है? तीर धनुष। तो तीर धनुष जो है वो चेर लोगों का सिंबल है, ठीक है। और जो पांड्य लोग हैं इनका सिंबल क्या है? तो आप देख सकते हैं पांड्य लोगों का मछली है, फिश है, ठीक है ना। और जो चोल लोग हैं इनका क्या है भैया? टाइगर है, ठीक है ना, टाइगर है साथियों, चीता है, ठीक है। तो भैया ये भी पूछा जाता है। अब अगर हम चेरों की बात करें तो इनका साथियों जो विस्तार है वो 2 स्टेट में है, तमिलनाडु और केरल, ठीक है ना, तमिलनाडु और केरल, ठीक है। और यहां पांड्य जो है ये भैया साउथ तमिलनाडु में है, और चोल जो है वो नॉर्थ तमिलनाडु में है, ठीक है। ये कहां पर है भाई? ये जाहिर सी बात है, दिख भी रहा है कि ये इनका नॉर्थ तमिलनाडु है,
नॉर्थ तमिलनाडु है, और इनका क्या है भैया, साउथ तमिलनाडु है, साउथ तमिलनाडु है। ठीक बात है, तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये बताइए, और वैसे भी अगर आप देखें केरल का पुराना नाम व्हाट वाज द, है ना, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ केरला, तो आप बताएंगे चेर। क्या बताएंगे भैया, चेर बताएंगे। ठीक है ना, चलिए तो बिल्कुल, तो जो चेर वर्ड है ये केरल का पुराना नाम भी माना जाता है। ठीक है, चलिए विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे साथियों, तो विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे, वाकाटक डायनेस्टी के फाउंडर थे, और वाकाटक डायनेस्टी कहां पर हुआ करती थी, महाराष्ट्र में। ठीक है ना, तो जो महाराष्ट्र का नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ महाराष्ट्र कह सकते हैं, तो नॉर्थ महाराष्ट्र में साथियों ये हुआ करता था। ठीक है, ये डायनेस्टी, और इसी वाकाटक वंश की एक प्रसिद्ध रानी हुई, क्वीन हुई, जिनका नाम था साथियों प्रभावती गुप्ता। ठीक है ना, एक प्रसिद्ध क्वीन हुई जिनका नाम क्या था भैया, प्रभावती गुप्ता। और प्रभावती गुप्ता कौन है, प्रभावती गुप्ता साथियों आप कह सकते हैं कि भारत के इतिहास की पहली महिला शासिका। ठीक है ना, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। तो भैया चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, इसने अपनी बेटी का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्र सिंह तृतीय के साथ कराया। ठीक है, फिर रुद्र सिंह तृतीय की जब डेथ हो गई, तो उनकी डेथ के बाद है ना राजकाज प्रभावती गुप्ता ने संभाला, और इस तरह से ये भारत के इतिहास की, इंडियन हिस्ट्री की फर्स्ट लेडी रूलर हुई या फीमेल रूलर हुई। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ठीक है, आइए ये देख लिया जाए भाई। कह रहा है साथियों कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था, है ना, वेयर वॉज पाल डायनेस्टी लोकेटेड। तो पाल डायनेस्टी की अगर हम बात करते हैं तो साथियों ये मुख्य रूप से बंगाल में थे, हालांकि इनका पूर्वी बिहार के भी कुछ क्षेत्रों पर, ठीक है, हुकूमत थी। ठीक है, पूर्वी बिहार, तो पूर्वी बिहार और बंगाल, ठीक है, तो पूर्वी बिहार और बंगाल के एरियाज पर पाल डायनेस्टी साथियों हुआ करती थी। और इस वंश के जो फाउंडर हैं, जो पहले शासक हैं, ये गोपाल है साथियों, फाउंडर या संस्थापक, फाउंडर या संस्थापक। ठीक है ना, हालांकि इस डायनेस्टी के, और ये जो गोपाल हैं, ठीक है, ये गोपाल जो है कोई जनरेशन वाइज बने रूलर नहीं थे। ठीक है, अपने दम पर बने थे। और इस डायनेस्टी के जो सबसे प्रतापी शासक हैं, ठीक है, जो सबसे मैजेस्टिक रूलर हैं, वो कौन थे भैया, तो ये थे साथियों धर्मपाल। कौन थे भैया, धर्मपाल। तो बिल्कुल याद रखना है कि धर्मपाल इस डायनेस्टी के सबसे, ठीक है, मैजेस्टिक रूलर थे। ठीक है, ये बताइए जरा, कह रहा इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। बहुत आसानी से आप बता लेंगे, बिल्कुल भाई हिमांशु, ठीक है, फटाफट बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल भैया अनूप, एकदम 100%। ठीक है ना, हाँ जी, तो भैया इसमें से कौन सा दक्षिण भारत से नहीं संबंधित है, तो पाल डायनेस्टी साथियों आपको बता चुके हैं कि ये बंगाल और बिहार से संबंधित है, इनका साउथ इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, बाकी पांड्य, सातवाहन और पहलव तो है ही, ठीक है, साउथ इंडिया से। गुड़हाड्य साथियों, गुड़हाड्य, अब बड़ा बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे मृच्छकटिकम, हम जानते हैं मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, तो भैया शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मृच्छकटिकम साथियों एक बुक है, और इस मृच्छकटिकम में, मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है, मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। क्या भैया, मिट्टी का खिलौना। ठीक है, मृच्छकटिकम का मतलब क्या है, मिट्टी का खिलौना। इसमें साथियों गुप्त काल की एक गणिका, गणिका गुप्त काल में वेश्याओं को गणिका कहते थे। ठीक है, तो एक गणिका और एक व्यापारी की प्रेम कथा का उल्लेख है। ठीक है, यह गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक है। ठीक है ना, तो वो भी है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने लिखी थी। ठीक है, विष्णु शर्मा जी ने लिखी थी। हितोपदेश की कहानियां नारायण भट्ट या नारायण पंडित ने लिखी थी। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी थी। किसने भैया, सोमदेव ने लिखी थी। और इसका राइट आंसर क्या है, बृहत कथा कोश। क्या भैया, बृहत कथा कोश, बिल्कुल याद करेंगे। ठीक है ना, बृहत कथा कोश। ठीक है ना, चलिए आगे देख लिया जाए भैया। ये बताएंगे निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है। देखिए क्या है कि रेलवे की एक बड़ी खासियत है कि ये बुक्स से जब क्वेश्चन पूछता है ना, तो केवल ये नहीं कि बुक किसने लिखी, उस बुक में क्या है वह भी पूछ लेता है। ठीक है, और यह ट्रेंड पिछली बार से रेलवे में आया है। ठीक है ना, तो आइए इस तरह के प्रश्नों के लिए भी आप अपने आप को तैयार करें। जैसे आप देखिए मालविका कौन है, ये यवन राजकुमारी है। और अग्निमित्र कौन है, ये शुंग वंश के शासक हैं। तो मालविका जो कि यवन राजकुमारी है, अग्निमित्र शुंग वंश के शासक हैं। इन दोनों की प्रेम कथा का उल्लेख जिसमें मिलता है, जिसे मालविका अग्निमित्रम कहा जाता है। ठीक है, तो यह किताब काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह किताब काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। और मालविकाग्निमित्रम का नायक कौन है ना,
हाँ, हु वॉज द लीडर ऑफ मालविका अग्निमित्रम, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो भैया कौन था? अग्निमित्र। ठीक है, नल और दमयंती की कथा जो है ये आपको महाभारत में मिल जाएगी। महाभारत में आपको नल और दमयंती की कथा मिल जाएगी। दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कथा है ये आपको मिल जाएगी अभिज्ञान शाकुंतलम में। किसमें भैया? अभिज्ञान शाकुंतलम में मिल जाएगी। अभिज्ञान शाकुंतलम में मिल जाएगी, जो कि काफी फेमस है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है ना। और ऐसे ही आप देखेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुरवा और उर्वशी की कथा। ठीक है, तो पुरुरवा और उर्वशी की जो कथा है ये आपको इसमें मिलती है विक्रमोर्वशीयम में। एक्चुअली में क्या है कि पुरुरवा और उर्वशी राजा है। पुरुरवा कौन है? पुरुरवा साथियों एक राजा है। और उर्वशी कौन है? उर्वशी साथियों स्वर्ग की अप्सरा है। कहते हैं कि स्वर्ग में उर्वशी ना, स्वर्ग में उर्वशी ने नारायण के मुंह से पुरुरवा का बहुत बखान सुना था। तो एक बार उर्वशी जो है धरती पर घूमने टहलने के लिए आई। ठीक है, और अचानक से उर्वशी को कुछ राक्षसों ने घेर लिया। ठीक है, और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में फिर राजा पुरुरवा ने उर्वशी की जान बचाई, और फिर उर्वशी पुरुरवा को दिल दे बैठी। एक अप्सरा और एक राजा की प्रेम कथा शुरू हुई। ठीक है, फिर आगे चीजें बहुत सारी हुई। फिर कहते हैं कि एक दिन पुरुरवा को, ठीक है, एक दिन पुरुरवा को निर्वस्त्र है ना स्थिति में कुछ है ना परिस्थितियों में देखा। ठीक है, उर्वशी ने, और उसके बाद इनसे रुष्ट होकर वापस चली गई, और ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना। हाँ जी, खैर, तो ये चीज है, ऐसे क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं। जैसे आप देखिए एक क्वेश्चन, एक है कुमार संभवम। ठीक है, कुमार संभवम भी कालिदास ने लिखा है। कालिदास तो भैया है ना भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं। कुमार संभवम लिखने वाले कालिदास, इसमें क्या है भैया? तो इसमें भगवान कार्तिकेय की, है ना, भगवान कार्तिकेय का उल्लेख है ना भाई। माँ पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय, है ना, कार्तिकेय का उल्लेख है इसमें। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, और बाकी मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ये कालिदास की ही तो रचना है। किसकी रचना है भैया? कालिदास की ही रचना है। ठीक है ना। हाँ जी, कालिदास की और भी रचनाएं हैं। ठीक है, फिलहाल बिल्कुल रहेंगे तैयार, दमदार धमाकेदार। तो भैया मैथ पढ़ रहे हो कि नहीं? देखिए वीकली रिवीजन आने वाला आपका 6 अक्टूबर को दोपहर में 1 बजे। सत्यम सर आपके लिए वीकली रिवीजन लेकर आ रहे हैं। मजा ही आ जाना है। वे चैप्टर्स जो विश्वास बैच में पढ़ाए गए हैं शायद उसी का रिवीजन है। आप जरूर आइएगा, और टारगेट 30 में 30। तैयार है ना? ये बताइए जरा। कह रहा प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलई की रचना। देखो भैया, जैसे यहां पर आप इलांगो आदिगल को देख रहे हैं, तो इन्होंने साथियों कौन सी रचना करी थी बताइए, याद करिए। शिल्पाद्यकारम। क्या भैया? शिल्पाद्यकारम। तो बिल्कुल शिल्पाद्यकारम आपके लिए जरूरी है याद करना। शिल्पाद्यकारम के लेखक कई बार पूछा गया है, तो इलांगो आदिगल है। ठीक है ना। हाँ जी, तो समझ के तो खैर चलना ही चलना है। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो ये है। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है चितलाई चतनार। ठीक है ना, वैसे चितलाई, ठीक है, चितलाई चतनार या सतनार लिखा रहता है, तो चितलाई सतनार। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे चितलाई सतनार। ठीक है, पूरा नाम है चितलाई सतनार। क्या बात है, क्या बात है भैया। 500वां लाइक भी कर दिया गया है, तो जरा लाइक करने में बाकी लोग भी कंजूसी नहीं कराएंगे। देखो भैया बहुत अच्छे। ठीक है, तो जितने लोग लाइव है सभी लोग सेशन को जरूर लाइक कर देंगे। ये बताइएगा, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवासव दत्तम किसने लिखा था? स्वप्नवासव दत्तम। देखो भैया, जयदेव के द्वारा क्या लिखा गया? जयदेव के द्वारा साथियों गीत गोविंद लिखा गया, जिसका आगे चलकर साथियों इंग्लिश में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। ठीक है भाई, कालिदास की तो बहुत सारी किताबें बता चुके हैं, और जिसकी वजह से इन्हें, ठीक है, भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं, तो वो भी आप जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी नवरत्न हुआ करते थे। ठीक है ना, तो भारत का शेक्सपियर। ठीक है, शूद्रक साथियों बता चुके हैं, इनके द्वारा जो लिखी गई किताब है वो है मृच्छकटिकम। कौन सी भैया? मृच्छकटिकम है। ठीक है, तो फिर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? फिर इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए भास। क्या भैया? महाकवि भास ने लिखा स्वप्नवासव दत्तम। ठीक है ना। हाँ जी, चलिए आगे देख लिया जाए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। यमराज भी हमारी क्लास में है। ठीक है, काल भी उसका क्या कले जो भक्त हो महाकाल का। यमराज खुद ही क्लास में है। ठीक है, अब क्या दिक्कत है, अब तो पढ़ो ललकार के। चले भाई, चंद्रिका, सुचिता, मनीता, अशोक, हिमांशु, मधुरिका बताएंगे भैया। क्या शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 10 कुमार चरितम के लेखक बताइए। 10 कुमार चरितम के लेखक बताइए। जय हो, जय हो, बताइएगा भैया। ठीक है, तो बहुत बढ़िया भैया। दंडी, ठीक है ना, कौन लेखक है भैया? दंडी। तो बिल्कुल याद करना, 10 कुमार चरितम या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस। ठीक है ना, तो टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस, 10 कुमार चरितम में किसके बारे में? 10 प्रिंसेस के बारे में बताया गया है। क्या बात है महाराष्ट्रवासी, ये बताओ जरा। संगम काल के महाकाव्य शिल्पाद्यकारम और मणिमेखलई किस भाषा में थे? देखो भैया,
यहां पर एक चीज का ध्यान रहे कि जब हम बात करते हैं मणिमेखलई की, ठीक है, किसकी, मणिमेखलई की, तो इसके लेखक जो है वो कौन है, ये है साथियों चितलाई सतनार। कौन भैया, चितलाई सतनार है। इसके लेखक कौन है, चितलाई सतनार है, ठीक है। और रही बात शिल्पाद्यकारम की, शिल्पाद्यकारम के लेखक कौन है, तो इलांगो आदिगल है। कौन है भैया, इलांगो आदिगल है, ठीक है। काम नहीं चलेगा इसके बिना, है ना। यही सब क्वेश्चन खूब पूछे, ये वाले क्वेश्चन ही तो गड़बड़ करते हैं, यही तो क्वेश्चंस हैं जो आप क्या करते हैं भाई ज्यादातर, ठीक है, स्किप कर देते हैं, याद नहीं करते हैं, तैयार नहीं करते हैं। अब देख लो कि पेपर में आ रहा है तो आपको भी तैयार करना है, ठीक है ना। चलिए ये बताओ भैया, हाँ यमराज ने भी ये बैच ले रखा है। चलो ये बताओ, लाल चेर के नाम से किसे जाना जाता है, लाल चेर साथियों, लाल चेर के नाम पर, और इन्हीं के नाम पर प्राचीन काल में वर्तमान जो केरल है इसको चेर कहा जाता था, ठीक है ना। तो भैया आज का जो केरल है इसे पहले चेर कहा जाता था, और प्राचीन काल में बिहार को क्या कहते थे भैया, हाँ भैया प्राचीन काल में बिहार को मगध कहते थे। सब याद हो जाता है, मन्ने याद हो गया तो तन्ने भी याद हो जाएगा, ठीक है। और वो मैं कहता हूं ना कि फूटी आंखों से भी आंसू गिरते हैं अगर मन से रोया जाए, फूटी आंखों से भी आंसू गिरते हैं अगर मन से रोया जाए, ठीक है ना। हाँ मतलब मेहनत करिए। तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर साथियों इसका होना चाहिए, ठीक है, कारिकल लगाया जाए या सेनगुट्टवन लगाया जाए, सेनगुट्टवन सही है ना, क्योंकि कारिकल तो चोल वंश के थे और ये चोल वंश के, पूर्व चोल वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, तो सेनगुट्टवन इसका आंसर होगा, ठीक है। ये बताइए खजुराहो के मंदिर, राजपूत काल से भी कुछ क्वेश्चन ले लीजिए जरा। अगर हम खजुराहो की बात करें साथियों तो ये कहां पर स्थित है, तो ये भैया छतरपुर जिले में स्थित है, छतरपुर जिला, कौन सा, छतरपुर मध्य प्रदेश साथियों। अब यहां पर आप देखेंगे जो मंदिर है सबसे मुख्य रूप से तो ये जैन तीर्थंकर के मंदिर है यहाँ पर, है ना, ये जैन तीर्थंकरों के मंदिर है, जैन तीर्थंकरों के मंदिर यहाँ मुख्य रूप से हैं, ठीक है ना। कई सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पर जिसमें जैन तीर्थंकर के जो टेम्पल्स हैं वो ज्यादा हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे चतुर्भुज टेम्पल भी है, कौन सा भैया, चतुर्भुज टेम्पल भी है, चतुर्भुज मंदिर भी है। और यहीं पर साथियों आप देखेंगे 64 योगिनी टेम्पल भी है, कौन सा, 64 योगिनी टेम्पल, ठीक है ना, 64 योगिनी टेम्पल, तो यह भी याद करना है आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आप देखेंगे कंदरिया महादेव टेम्पल भी है, कंदरिया महादेव मंदिर भी है, कंदरिया महादेव मंदिर भी यहीं पर स्थित है, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद करने का, है ना, जरूरत तो है, ठीक है। और ये साथियों, है ना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और किसके टाइम पर बना था ये सब, तो ये भैया चंदेलों के टाइम पर बना था, ठीक है। और खजुराहो एक्चुअली में चंदेलों की आध्यात्मिक राजधानी थी, धार्मिक राजधानी थी, तो इंपॉर्टेंट तो है ही और काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। दिल्ली स्थित जंतर मंतर, साथियों जंतर मंतर एक नहीं है, जंतर मंतर कुल कितने बनवाए गए, तो भैया कुल 5 जंतर मंतर बनवाए गए, कुल 5 जंतर मंतर बनवाए गए। कहां कहां पर कुल 5 जंतर मंतर है जरा बताइएगा, हाँ जी बताइएगा जरा कहां पर है भाई। तो एक तो साथियों आप देखेंगे आपको कहां मिल जाएगा, एक भैया आपको मिल जाएगा जयपुर में, कहां पर मिलेगा, एक जंतर मंतर एक जयपुर में मिल जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से एक साथियों उज्जैन में मिल जाएगा, कहां मिल जाएगा भैया, एक उज्जैन में मिल जाएगा। एक साथियों कहां मिल जाएगा, एक आपको दिल्ली में भी मिल जाएगा। एक साथियों वाराणसी में भी मिल जाएगा, कहां मिल जाएगा भैया, वाराणसी में भी मिल जाएगा। और एक साथियों कहां मिल जाएगा, एक आपको मथुरा में भी मिल जाएगा, कहां पर मिल जाएगा भैया, मथुरा में भी साथियों मिल जाएगा, ठीक बात है। इतनी जगहों पर है, इतनी जगहों पर है, ठीक है ना, बिल्कुल याद करना है, मथुरा वाराणसी जयपुर। हाँ अब एक बात और है, इसमें से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब विश्व विरासत स्थल। वैसे तो है ना आप कह सकते हैं कि देयर आर 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, ठीक है, लेकिन इसमें से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सा शामिल है, ठीक है, इसमें से केवल यही वाला है। ऐसा नहीं कि 5 के 5 जंतर मंतर जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नहीं, केवल यही वाला जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बाकी कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है, ठीक है। और अगली बात ये है कि ये है क्या, कि ये वेधशाला है, ठीक है ना, ये क्या है, ये वेधशाला है, इस बात का भी ध्यान देंगे। तो ये भैया एक वेधशाला है। और इस प्रश्न का राइट आंसर है क्या, तो भैया जयपुर के जयसिंह द्वितीय, ठीक है। तो जयसिंह द्वितीय के द्वारा ये जंतर मंतर बनवाया गया था, ठीक है ना, हाँ जी बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया, 85 हो गया, रामसर साइट 85 हो गया, है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो 43 है, कहां चले हाँ इसीलिए जब मैं बताता हूं तो सब एक साथ बताता हूं कि देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मतलब विश्व विरासत स्थल 43 है, रचनात्मक शहर मतलब क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 8 है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मतलब इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ये 15 है, 15 है ना। यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं,
12 हैं, 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। रामसर साइट्स कितनी है? रामसर साइट्स 85 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, इसी प्रकार से टोटल बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कितने हैं? 18 है, 18 टोटल। ठीक है, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मतलब वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 573 वन्य जीव अभयारण्य है। टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं मतलब नेशनल पार्क? तो 107 हैं। टोटल एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? तो ये 55 है। एलिफेंट रिजर्व सॉरी टाइगर रिजर्व 55 है। एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? 33 हैं। कितने हैं? 33 हैं। तो जब भी मैं ये बताता हूं एक साथ बता देता हूं, किसी दिन लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। चलो आओ अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये नंबर्स जो है, ये डिजिट्स जो है एकदम खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल कर देते हैं। चलो ये बताओ। हाँ जी, महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा, है ना, जो जंतर मंतर निर्मित कराया गया था, तो हमने आपको बताया था कि ये क्या है? ये भैया खगोली वेधशाला है। ये है क्या? ये खगोली वेधशाला है। 5 जगहों पर बना था और अभी अभी आपको बताया कि ये 5 जगहें कौन सी हैं और इसमें से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सी है। ठीक है, चल ये बताइए भाई। बहुत बढ़िया, शानदार, अरे वाह क्या बात है। तो सेशन के 600वें लाइक की तरफ बढ़ते कदम और हर कदम पर क्लास की गरिमा बुलंद दौड़ाइए, है ना। तो भैया इसका राइट आंसर आपको पता है कि 5 जगहों पर। कितने? 5 जगहों पर। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? याद करिए साथियों, चित्तौड़। चित्तौड़ की अगर हम बात करें तो यहां पर साथियों एक कीर्ति स्तंभ है। यहां पर जो कीर्ति स्तंभ है या जिसको हम विजय स्तंभ भी कहते हैं, विजय, है ना, हाँ विजय स्तंभ, विक्ट्री पिलर इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं भैया? तो इसको आप इंग्लिश में विक्ट्री पिलर कह सकते हैं। और यह जो विक्ट्री पिलर है ये किसने बनवाया था जरा याद करिए। तो इसको साथियों बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। किस उपलक्ष्य में बनवाया था भैया राणा कुंभा ने इसे? ठीक है, तो एक्चुअली में मालवा के एक रूलर थे, शासक थे। मालवा के शासक, है ना, मालवा के शासक महमूद खिलजी पर, किस पे भैया? महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में, महमूद खिलजी के, है ना, महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था। उपलक्ष्य में इसे बनवाया गया था। ठीक बात है, हाँ जी, बिल्कुल याद करना है। खैर इसका राइट आंसर क्या है? सिसोदिया वंश। क्या है भैया? सिसोदिया वंश की राजधानी हुआ करती थी चित्तौड़। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए भैया। आइए, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। ये बताएंगे इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? ठीक है, इनमें से कौन साथियों? तो भैया ये हम्मीर, क्योंकि हम्मीर जो है ये राजपूत राजा थे। हम्मीर देव जो है ये राजपूत राजा थे। ठीक है, और हम्मीर देव जो राजपूत राजा है ये रणथंभौर से संबंधित है। ठीक है ना, रणथंभौर राजस्थान से संबंधित है। ठीक है ना, इन पर भी अलाउद्दीन खिलजी का हमला हुआ था 1299 में। तो 1299 से लेकर 1301 लगभग ये 2-3 वर्षों का संघर्ष अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर के बीच में चला था। तो हम्मीर देव राजा थे। ठीक है, ये बताइएगा। कह रहा साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। ठीक है, तो भैया राजा भोज की राजधानी क्या हुआ करती थी? अच्छा, राजा भोज जो है ये किस वंश से थे ये पूछ रहा है। तो परमार वंश से थे। किस वंश से थे? परमार वंश से। और इनकी राजधानी थी धारा, मध्य प्रदेश। ठीक है, अभी आगे आएगा। ठीक है, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था साथियों? तो प्रतिहार राजवंश का संस्थापक, देखिए एक बात आपको बता दें, वो ये साथियों कि जो आप पढ़ रहे हैं संगम डायनेस्टी, मतलब हमने इसमें आज संगम काल उठाया और दूसरा क्या उठाया? राजपूत काल। तो ये हिस्ट्री के सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट्स में काउंट होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको करा रहा हूं ताकि आप जानते रहो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिर उसके बाद विश्वास बैच में तो अपन इसकी थियरी पढ़ेंगे ही, फ्लो चार्ट से, मैप से, ट्रिक से, जैसे भी होगा संभव तो वो पढ़ेंगे ही, तो क्लियर हो जाएगा। अभी से अंदाजा रहेगा कि कैसा क्वेश्चन आता है और फिर थियरी पढ़ लेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, उस हिसाब से नोट्स बना लोगे, रिवीजन कर लोगे, तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के पास कायदारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? देखिए मोहम्मद गौरी, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार। ठीक है ना, भारत में पहली हार। ठीक है ना, वैसे तो मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 में हुआ था, 1175 में हुआ था। ठीक है ना, हाँ जी बिल्कुल भाई निर्मल। ठीक है, तो वैसे तो साथियों हमने कहा कि 1175 में मोहम्मद गौरी का भारत में पहला आक्रमण हुआ था, लेकिन पहली हार इसकी हुई थी कब? 1178 में पाटन। ठीक है, गुजरात में एक जगह थी पाटन। ठीक है ना, और इसी गुजरात के पाटन में, ठीक है, अपनी माता नायिका देवी के नेतृत्व में
नायिका देवी के नेतृत्व में भीमदेव सोलंकी द्वितीय, है ना, ने पटक कर इनको मारा था। तो भीमदेव सोलंकी द्वितीय बच्चा था, बालक था, छोटा था, इसलिए शासन की बागडोर नायिका देवी के हाथ में थी और पाटन में, गुजरात में मोहम्मद गौरी को पटक कर 1178 में कूटा गया भैया। ठीक है ना, तो बिल्कुल याद रखेंगे। और यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। हालांकि इसका जो पहला आक्रमण भारत पर था, मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण, पहला इन्वेजन हुआ था भारत पर, वो 1175 में हुआ था। कहां पर हुआ था? वो मुल्तान पर हुआ था। कहां पर भैया? मुल्तान पर हुआ था। ठीक है ना, वो अलग है। और भारत में मोहम्मद गौरी ही क्या है भैया? फाउंडर ऑफ इस्लामिक डायनेस्टी या इस्लामिक एम्पायर। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक भी मोहम्मद गौरी है। ठीक है ना, जब उसने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया, हराया, और भारत में, ठीक है, यहीं से मुस्लिम राज की शुरुआत मानी जाती है या तुर्की राज की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन भैया? तो बिल्कुल ये तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और राइट आंसर क्या है? नागभट्ट फर्स्ट। कौन भैया? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है। गेहड़वाल वंश के बारे में आपने कभी न कभी सुना होगा। गेहड़वाल वंश का संस्थापक पूछ रहा है। देखो भैया, वैसे इस वंश का सबसे प्रतापी, सबसे प्रसिद्ध, सबसे मैजेस्टिक रूलर कौन है? तो इस वंश का सबसे मैजेस्टिक रूलर साथियों आपको मिलता है जयचंद। ये वही जयचंद है जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी भारत आया। ठीक है ना, जयचंद साथियों पृथ्वीराज चौहान से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। ठीक है ना, हाँ, बात समझ रहे हैं? जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, इसलिए जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया। तो पहले भाई तराइन का युद्ध हुआ और उसके बाद फिर जयचंद भी खैर कूट दिया गया आगे चलकर। ठीक है, 1194 में, है ना, कौन से युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। तो वो आगे बताऊंगा। फिलहाल इस प्रश्न का राइट याद कर लीजिए आंसर चंद्रदेव। ठीक है भैया, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न देख लिया जाए भैया, क्या कह रहा है? गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वही जयचंद। ठीक है, एक्चुअली में क्या हुआ कि हमने जैसा कहा कि जयचंद ने पहले मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ कि आओ मिलकर लड़ेंगे हम। ठीक है, फिर पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जब मोहम्मद गौरी लड़ रहा था तो जयचंद ने साथ नहीं दिया, और जब जयचंद ने साथ नहीं दिया तो मोहम्मद गौरी जब फुर्सत में आया सारी चीजें करके, तो भैया इनको 1194 में निपटाया। ठीक है ना, कौन से युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। मोहम्मद गौरी ने इस युद्ध में इसको हराया। ठीक है, और खत्म कर दी कहानी। वही क्वेश्चन ये है भी कि जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ जिसमें गौरी ने जयचंद की, ठीक है, जयचंद की हत्या कर दी भैया। ठीक है ना, तो बिल्कुल याद करना है। तो ये साथियों चंदावर का युद्ध था जो कि 1194 में हुआ। हालांकि एक चंदेरी का युद्ध है, वो अलग है। चंदेरी का युद्ध जो है ना वो अलग है। चंदेरी का युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था, है ना, 1528 में मेदिनी राय के खिलाफ। ठीक है ना, तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के खिलाफ जो हुआ वो अलग है, ये अलग है। और तराइन के दोनों ही युद्ध आप जानते हैं कि भैया क्रमशः 1191-92 में हुए थे, क्रमशः 1191-92 में हुए। और इनमें क्या हुआ भाई? पहले में गौरी, है ना, पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते। ठीक है, पहले में पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय जो है वो जीते, और दूसरे वाले में कौन जीता भैया? मोहम्मद गौरी जीता। ठीक है ना, मोहम्मद गौरी जीता। ठीक है ना, तो ये चीज है। और इसी जीत के साथ ही भारत में, है ना, इसी जीत के साथ ही भारत में मुस्लिम राज की नींव पड़ गई। इसी जीत के साथ ही भारत में मुस्लिम राज की नींव पड़ी। मुस्लिम राज की इसी जीत के साथ भारत में नींव पड़ गई। ठीक है, चलिए चौहान वंश का संस्थापक, चौहान वंश का संस्थापक। ठीक है ना, चलिए फटाफट बताएंगे, सभी के आंसर आने चाहिए। चौहान वंश का संस्थापक अजीत बाबू, तराइन का तीसरा युद्ध प्रमाणित नहीं है, इसीलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग सोर्सेस में उसकी अलग अलग डेट मिलती है। ठीक है ना, चलिए जबरदस्ती कहीं क्वेश्चन पूछा गया हो तो अलग बात है। चलिए, तो चौहान वंश का संस्थापक भाई देखिए, प्रतापी शासक कौन है? तो पृथ्वीराज तृतीय जो है या पृथ्वीराज चौहान जो है, ये क्या है? ये सबसे प्रतापी शासक है इस वंश के। प्रतापी मतलब मैजेस्टिक रूलर। ठीक है ना, मैजेस्टिक रूलर। जबकि इस वंश का संस्थापक पूछा जाए तो वासुदेव, संस्थापक पूछा जाए तो वासुदेव। ठीक है, क्या बात है, सेशन को लाइक करने में किसने किसने कंजूसी करी है भाई? दौड़ाओ जरा, ऐसे नहीं चलेगा काम। ठीक है, काहे कर रहे हो, है ना?
चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो साथियों चौहान वंश, वैसे आगे चलकर, ठीक है, आगे चलकर चौहान वंश ने दिल्ली को राजधानी बनाई। जब गौरी का आक्रमण हुआ था तो उस समय चौहानों की राजधानी दिल्ली थी और दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया 1192 में तराइन का युद्ध जीतकर मोहम्मद गौरी ने। लेकिन शुरू शुरू में इनकी राजधानी क्या थी? अहिछत्र थी। शुरू शुरू में इनकी राजधानी क्या थी? अहिछत्र थी। ठीक है, तो वो आपको याद करने की बहुत आवश्यकता है। चलिए ये बताइए जरा, बहुत बढ़िया, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? देखो जहां तक सूर्य मंदिर का सवाल है तो आप जानते हो कि साथियों जैसे सूर्य मंदिर मोढेरा में है, ठीक है, मोढेरा में सूर्य मंदिर है। मोढेरा कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे ही साथियों कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क कहां पड़ता है भैया? कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है। ऐसे ही साथियों मार्तंड का सूर्य मंदिर भी है। मार्तंड सूर्य मंदिर भी है, कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। ऐसे साथियों देव का सूर्य मंदिर भी है, कहां पड़ता है? बिहार में, ठीक है ना। और बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे कि जैसे ये वाला किसने बनवाया था? तो ये साथियों भीम प्रथम ने बनवाया था। किसने भैया? भीम प्रथम ने बनवाया था। कोणार्क वाला साथियों किसने बनवाया था? इसको नरसिंह, है ना, हाँ नरसिंह देव ने, ठीक है ना, नरसिंह देव प्रथम ने। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था भैया? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, ठीक है, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। अच्छा, इसको किसने बनवाया था भैया? इसको बनवाने वाले शासक का नाम साथियों क्या था? इसको बनवाने वाले शासक का नाम था ललितादित्य मुक्तिपाद। क्या भैया? ललितादित्य मुक्तिपाद। और इसके लिए कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने इसको बनवाया था, ठीक है ना। तो अब क्या ही बताएं फिर, ठीक है। तो राइट आंसर है सोलंकी, ठीक है। जो सोलंकी थे साथियों इनको गुजरात के चालुक्य शासक भी कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? और इनको गुजरात के चालुक्य शासक भी कहा जाता है। और इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? इनकी राजधानी साथियों हुआ करती थी अन्हिलवाड़। क्या हुआ करती थी? अन्हिलवाड़ इनकी कैपिटल या इनकी राजधानी हुआ करती थी। अन्हिलवाड़ इनकी राजधानी या इनकी कैपिटल हुआ करती थी। तो एक बार सभी लोग जरा सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, 700वें लाइक की तरफ बढ़ते कदम। तो 700वां लाइक कौन कर रहा है? मात्र 17 लाइक है ना, इत्तेफाक से 17 लाइक बाकी हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, मोढेरा के बारे में एक और बात बता दे कि भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव, ठीक है ना, हाँ मोढेरा, ठीक है। मोढेरा के बारे में कि भारत का पहला, ठीक है ना, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित, ठीक है, गांव, ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित गांव, ठीक है। हाँ, फर्स्ट विलेज टू रन ऑन सोलर एनर्जी ना, 24x7 मतलब 24 घंटे 7 दिन, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, क्या बहुत अच्छी बात कहो। ठीक है, ठीक है। चलिए सभी लोगों ने लाइक कर दिया है तो बस फिर क्या, 40 दमदार धमाकेदार सवाल जो मिलकर मचाने वाले हैं धमाल, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको याद करना है भैया, बहुत शानदार जबरदस्त तरीके से। विश्वास बैच पर विश्वास जारी है। अब क्या लाचारी है, जब मिल गई आपको एमडी क्लासेस की यारी है तो फिर समझिए कि आपकी जबरदस्त तैयारी है और इस बार फतह की बारी है, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है बैच लेने का, आप आराम से ले सकते हैं। पीडीएफ में बता दूं कहां से मिलेगा, फिर से कई लोग परेशान रहते हैं कि सर इस क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगी। तो भैया पीडीएफ के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए, है ना, चेक करिए, वहां पर प्ले स्टोर पर जाइए, एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करके नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है, नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिए। फिर जब ऐप ओपन करेंगे तो यहां क्लास नोट्स पीडीएफ का ऑप्शन दिखेगा, क्लास नोट्स पीडीएफ का, और यहां पुरानी पीडीएफ में मिल जाएगी, नई तो मिल ही जाएगी, ठीक है ना। चलिए इजाजत दीजिए, ठीक है। इस फाइल को जब आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे क्लास नोट्स पीडीएफ का, तो उसमें पहचान सीरीज नाम से एक फोल्डर है, वहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।